तो आप देख रहे हैं देव नारायण एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे 24 तारीख के, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पे अगर आप नए हैं, अगर आपको बिहार में या इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर को सॉल्व करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, ना कि फालतू की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला करंट अफेयर है आज का, भारत और अमेरिका के बीच अभी आपको पता होगा ट्रेड डील हुई थी। तो वो जो ट्रेड डील हुई थी, आंतरिक व्यापार एग्रीमेंट जो हुआ था, वो फिर से अभी भारत और जो अमेरिका के जो ट्रेड डील करने वाले रिप्रेजेंटेटिव थे वो भारत आए, जिनका नाम है जेमिसन ग्रियर जो है वो आए हैं और ये भारत में अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि में आपको कौन थे, तो जेमिसन ग्रियर का नाम जरूर याद रखना दोस्तों। उसके बाद आंतरिक व्यापार समझौता को अंतिम रूप दिए ये, और किन किन क्षेत्रों पे ये जो ट्रेड डील हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का, डिजिटल व्यापार और बाजार पहुंच के लिए मार्केटिंग के जो फैलाव है, इसके जो यहाँ पे प्रमुख विषय रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आपको नेक्स्ट है, आपको दूसरा देख सकते हैं कि मॉनसून जो है भारत में आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि केरल के तट पे जो मॉनसून है वो यहाँ पे 4 जून को आ जाता है। तो ऐसे ही अब भारत के अन्य राज्यों में भी मॉनसून का पहुँचना जारी हो चुका है, क्योंकि 1 महीने तक में पूरे इंडिया में फैल जाता है और बिहार तक भी ये पहुँच जाता है। तो जैसे कि IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, वो आपको इसकी जो रिपोर्ट है जारी करती है मॉनसून की। तो IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि उन राज्यों को आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे एक ये सवाल है कि क्या आपको पता है कि मॉनसून भारत में कौन सा मॉनसून होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून या साउथ ईस्ट मानसून? आपको कमेंट जरूर करना है यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है इस बार। तो आपको बताना है कि इंडिया के अभी रक्षा मंत्री कौन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का रक्षा उत्पादन जो रिकॉर्ड रहा है 25-26 में कितना रहा है? 1.71 लाख करोड़, 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है ये। और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी कितनी रही? तो 24% हुई। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनाएगा स्टेटमेंट में कि भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पे रहा और कितना रहा? तो 1.78 लाख करोड़ रहा। कितने क्षेत्र भारत में इसमें प्राइवेट क्षेत्र रहे? तो 24% रहे। उसके बाद आपको याद रखना है कि इस करने से भारत को क्या फायदा होगा, तो इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ी सफलता मिलेगी। मतलब भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएगा और रक्षा निर्यात में भी वृद्धि दर्ज हुई है। चलिए दोस्तों तीसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल हमारा हो गया। चौथे सवाल पे आते हैं, DRDO की बात करते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार, DRDO ने कौन सा प्रोग्राम बनाया, कौन सा मिसाइल्स लॉन्च की, कहाँ से भारत में लॉन्च की, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते। सबसे पहले हम लोग DRDO के बारे में जान लेते हैं। 1958 में एस्टेब्लिशमेंट होती है और समीर कामत जी इसके अभी हेड है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि DRDO क्यों न्यूज़ में आया है, तो उन्होंने लॉन्ग रेंज की एक लैंड अटैक, मतलब जमीन पे जो प्रहार करने वाली एक क्रूज मिसाइल बनाई है। किसने? तो DRDO ने। लंबी दूरी की मिसाइल है, सटीक हमला कर सकती है और भारत की ये क्षमता को वृद्धि करेगी। डेफिनेटली सी बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा संवाद हुआ है जो कि 10वां नंबर का था। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो भारत और थाईलैंड रक्षा संवाद 10वां हुआ और कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में हुआ। उसके बाद हमको याद रखना है एक एक्सरसाइज भी होता है थाईलैंड के, मित्रा एक्सरसाइज, जो कि थाईलैंड के साथ ही होता है। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या हुआ है कि रक्षा निर्माण में भारत का रिसर्च सहयोग और बढ़ावा मिलेगा। और इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन क्षेत्र और पैसिफिक क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजिकली रूप से इंडिया मजबूत होगी और इससे भारत का सुरक्षा बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि है 6 नंबर की क्वेश्चन। G7 अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। G7 में सबसे पहले याद रखना है कि G7 7 देशों से मिलके बना है दोस्तों। G7 गर्लफ्रेंड को जूस आप याद कर सकते हो, जूस है ना।
तो देखिए इंग्लैंड है इसमें, इंडिया है, इंडिया इसमें नहीं है दोस्तों, जापान है इसमें, फ्रांस है इसमें, उसके बाद जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, उसके बाद आपको कनाडा है, ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ इटली है, तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण 7 देश हैं इसमें। और आपको पता होना चाहिए कि G7 जो है 2025 की कनाडा में हुई थी, कनाडा में हुई थी, ठीक है। और ये जो 26 वाली कहाँ हुई है, तो फ्रांस में हुई। दोस्तों इसको जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा आपको। 26 वाली कहाँ हुई है, फ्रांस में हुई है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि फ्रांस की कैपिटल कहाँ पे है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसके कुछ बातें देखते हैं। तो व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा सुरक्षा, देखिए यहाँ पे 3 मुद्दों पे फोकस किया गया है। पूछा जाएगा G7 में किन किन मुद्दों पे। G7 कब हुआ, तो G7 फ्रांस में हुआ, किस मंथ में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी मंथ में 17 से 19 तारीख तक हुआ था आपको, है ना दोस्तों, जून में ही हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पूछेगा 2026 में हुआ था और किस देश में हुआ, तो फ्रांस में हुआ। और किन 3 मुख्य बातों पे ध्यान दिया गया, तो ट्रेड पे, AI पे और ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा इसलिए क्योंकि अभी देख रहे हैं आप साउथ ईस्ट में जो हो रहा है, वॉर हो रहा है अभी ईरान और ये US से इजराइल वगैरह के बीच में, इससे जो क्षति हो रही है ऊर्जा क्षेत्र में, इसलिए ये बातें मुद्दे आए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें दूसरी पॉइंट, तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता पे भी चर्चा की गई है। वही चीज़ में जो बोला, लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको बंद करके और पूरे दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात हुई, चर्चा हुई है। भारत ने भी इसमें शामिल हुए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि आप देख सकते हैं आप न्यूज़ में उस दिन की। दोस्तों 7वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि राष्ट्रीय साइबर अपराध से संबंधित है। तो इसके लिए एक सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। तो आप बने रहिए वीडियो में, अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अपराध के लिए 1930 एक नंबर है। गृह मंत्रालय कहाँ से, किसने जारी किया है ये अपराध, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर, तो अमित शाह जी ने किया है। AI आधारित तकनीक से ये निर्देश दिए जाएंगे, साइबर धोखाधड़ी जो भी होगी उसको समाधान, मतलब उसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, समाप्त किया जाएगा, और डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। तो आपको हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। हाल ही में साइबर सुरक्षा अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है भारत का, तो 1930 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि भाई स्टार लगा लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 90% है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ चला गया, जहाँ से देख सकते हैं भारत विश्व का 5वां देश मैंने बताया था। तो जैसे कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है, सिप्री की फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों, ताकि आप कभी मिस्टेक अब नहीं करोगे। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है। सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है कि भारत ने रक्षा व्यय जो है $92.1 बिलियन किया है। कब, तो 2026 में। वैश्विक सैन्य खर्च, मतलब पूरे दुनिया में यह सैन्य की, मिलिट्री की खर्च की रिकॉर्ड बना है। और आपको पता होना चाहिए सिप्री में नंबर 1, 2, 3 पे कौन, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, उसके बाद तो भारत पहुंचा है ना 5th पे, यानी 4 पहले कोई भारत का होगा, तो ये भी याद क्रम रखिएगा। सबसे ऊपर अमेरिका है जो सैन्य में खर्चा करता है, जो मिलिट्री में खर्चा करता है, जो अपने आर्मी, मिलिट्री, नेवी इन सभी पे खर्चा करता है। उसका चाइना है, उसका रशिया है, उसका जर्मनी है। तो फिर से अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, उसके बाद भारत है दोस्तों। तो पूछ सकता है कि सिप्री में क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बनाएगा 2026 में भारत के जो रक्षा खर्च रहे, स्टेटमेंट 1 $92.1 बिलियन रहा। दूसरा, भारत जो है विश्व में 5वां स्थान रखता है। उसके ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि $92.1 बिलियन 2026 में भारत रक्षा में खर्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है सिप्री की फुल फॉर्म याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन कि सिप्री में जो टॉप कंट्री कौन से हैं, तो अमेरिका है, चाइना है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद आपको जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है, जो कि अपने रक्षा को लेके बहुत ही जागरूक है, और भारत का स्थान 5वां है। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। राइट टू फॉरगेट एंड, भूलने का अधिकार।
दे दिया गया है दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को भी मजबूत किया और इन्होंने राइट टू बी फॉरगेटन को मान्यता दे दी है। ठीक है दोस्तों, भूलने की अधिकार को और बड़ी हुई व्यक्तियों के रिकॉर्ड हटाने, ये सब डिजिटल अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है ये। तो इतना याद रखना है कि कौन से हाई कोर्ट ने अभी निजता के मतलब भूलने के अधिकार को, राइट टू बी फॉरगेटन को मान्यता दी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 1966 को होती है। और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं, जो कि 2025 में अपॉइंट हुए थे। दिल्ली के चीफ जस्टिस कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि चीफ जस्टिस यानी जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? क्या 126 के क्या 124 के 2 के तहत करते हैं या 4 के तहत करते हैं? आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। चलिए आरबीआई पे आते हैं। आरबीआई सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन को पिक किया है जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए। मैं वो क्वेश्चंस को यहाँ नहीं लिया हूँ जो एग्जाम में आए ही ना दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये स्टाइल पढ़ाने की, लेकिन आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मैं एग्जाम निकाला भी हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि हाउ टू क्वेश्चन फॉर्म बाय एग्जामिनर। सो दैट्स व्हाई यू विल बी ट्राइंग टू व्हाट आई विल, मैं आपको क्या बता रहा हूँ आप उसको समझिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति जारी हुई थी, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूँ, आने वाले बीपीएससी एग्जाम में छपेगा। रेपो रेट आपको 5.25% पे अभी भारत सरकार ने रखा है इसको। अब आपको बोला जाएगा रेपो रेट क्या है भाई, तो समान से मैं समझा देता हूँ। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पे आरबीआई किसी भी बैंक को पैसा देती है दोस्तों, एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही आप समझिए। रेपो रेट के बढ़ने घटने से क्या असर पड़ सकता है? तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम किया जाता है। ये आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है दोस्तों। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो आरबीआई ने रेपो रेट को इतना किया। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जीडीपी वृद्धि, छपेगा क्वेश्चन दोस्तों, लिख के ले लो, छपने वाला ये सब क्वेश्चन है। और महंगाई दर कितना रखा देखें, यहाँ फिर से मैं लिख दिया हूँ कि 5.25% जो है आपको रेपो रेट, जीडीपी ग्रोथ जो है 6.6% रहेगा, और जो महंगाई दर है वो 5.1% रहेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये 10 क्वेश्चन अब वन लाइनर फॉर्म में हम लोग, भारत और अमेरिका व्यापार ट्रेड जो अभी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको है जेमीसन ग्रियर ने इंडिया आए हैं इसके लिए। आईएमडी का मैंने बता दिया, मौसम के लिए जारी कर दी है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। रक्षा में भारत ने अभी 1.78 लाख करोड़ का अर्जन किया है। डीआरडीओ लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है। उसके बाद आपको G7 याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसमें 3 प्रमुख बिंदुएं थे, व्यापार, ऊर्जा और एआई। उसके बाद आपको हेल्पलाइन नंबर, साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 है दोस्तों। राइट टू बी फॉरगेटन कौन सा न्यायालय जारी किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया। और रेपो रेट 5.25 पे भारत सरकार की है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये 10 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आज के 23 तारीख के अच्छे लगे हों, तो आप इस चैनल को जरूर जुड़े। हर दिन ये 10 बजे सुबह तक करंट अफेयर आ जाएगा, जो कि 10 से 15 मिनट का होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।